तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी का फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यह वीडियो हम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर फर्स्ट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हमने देखे उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करने वाले हैं और आपको हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहना है और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहना है। ठीक है, कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर 95% यही आएगा आपको। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको 95% हम कह ही सकते हैं कि आपको यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपका अगर इसकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ आप सभी लोग कमेंट करते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी classes.com वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? पीडीएफ मिलेगी और एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इन जगहों पर जाकर के आप पीडीएफ से भी ले सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके ही बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक क्या है हमारा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा अक्रिस्टलीय ठोस, चौथा आणविक ठोस। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? किस प्रकार के ठोस क्या होते हैं? विद्युत चालक, अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए आंसर देखिए आपका 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? धात्विक ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धात्विक। देखिए आणविक का मतलब क्या होता है? जिसमें अणु से हो, ठीक है, अणुओं से हो, जैसे कि क्लोरीन का एक और मिलकर Cl2 बनाते हैं, एक तरीके से हो जाएगा। और आयनिक ठोस का मतलब जिसमें आयन्स आपके निकलते हो, ठीक है। और धात्विक ठोस का मतलब जो इसमें क्या होगा? जिसमें N प्लस बनाने की, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा धात्विक ठोस। ठीक है, तो धात्विक ठोस हो जाएगा इसका आंसर। यानी किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, अघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे आयनिक भी होते हैं, विद्युत चालन आयनिक भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। लेकिन जो आयनिक है वो अघातवर्धनीय नहीं होगा, जो आणविक है वो तान्य नहीं होगा, ठीक है। और सहसंयोजक भी क्या होगा? अघातवर्धनीय नहीं होगा, ठीक है। तो जो धात्विक है, धात्विक में ये तीनों गुण पाए जाने, विद्युत चालक का भी, अघातवर्धनीय का भी और तन्य का भी। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी कौन सा ठोस है? धात्विक ठोस है। ठीक है, चलिए ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस या आणविक ठोस। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी एक प्रकार का क्या है? सहसंयोजक ठोस है। क्या है? सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, तो ये इसको याद कर लेना, क्योंकि ग्रेफाइट में बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यहाँ किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजक ठोस है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ परास कोटि, लघु परास कोटि, अनिश्चित व्यवस्था या नन ऑफ दीज। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परास कोटि होती है। क्या होती है? दीर्घ परास कोटि होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फलक केंद्रित घनीय जालक की, किसकी? फलक केंद्रित घनीय जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फलक केंद्रित घनी जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। ये आपको एक प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा। तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में से देख करके इसको लिख लेना है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समन्वय संख्या का मान, जो समन्वय संख्या होती है इसका मान 5 और 7 क्यों नहीं हो सकता है। जो समन्वय संख्या होती है इसका मान आखिरकार 5 और 7 क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे इसका कारण क्या है। क्योंकि जो समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या का जो मान होता है 5 और 7 होने पर, अगर इसका मान 5 और 7 हो जाता है तो धन आयनों तथा ऋण आयनों का जो आवेश है संतुलित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो समन्वय संख्या होती है समन्वय संख्या का मान 5 और 7 नहीं होता है। ठीक है, तो कारण यही है आपका, जो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ध्यान देंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवों तथा गैसों को, किसको, द्रवों तथा गैसों को तरल के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है क्यों। जो द्रव और गैस हैं इनको तरल के रूप में अगर हम श्रेणीबद्ध करते हैं तो इनका क्यों श्रेणीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो द्रवों तथा गैसों में बहने का गुण, जो द्रव होता है और जो गैस होती है इसमें क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात इनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त रूप से, किसमें, मुक्त रूप से क्या होते हैं, गति करते रहते हैं। अतः ये तरल के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में, तरल के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये एक स्थान दूसरे स्थान पर किसी मुक्त रूप से, कोई रोक टोक नहीं, आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम तरल रूप में श्रेणीबद्ध किया गया, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। ये एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। जो ठोस होते हैं हमारे, वो ठोस क्या होते हैं, अगर उसको एक जगह रख दिया जाए तो वही रखे रहेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ का, जैसे तरल को ये तरल आप रख देते हैं तो अगर उसमें बहने का गुण पाया जाता है, जहाँ से रास्ता पाएगा उसी से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई सेल की परिभाषा दीजिए। किसकी, इकाई सेल की परिभाषा दीजिए। अथवा में इस तरीके से और पूछता है कि मात्रक कोष्ठिका को, किसको, मात्रक कोष्ठिका को किसी एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। जो मात्रक कोष्ठिका होती है, कोष्ठिका को किसी एक उदाहरण द्वारा परिभाषित करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप समझिएगा और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में क्या है कि संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल की संरचना का निर्माण होता है। कहने का मतलब, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना में वह छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, एकक या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है, एकक या मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, तो सरल अब देखेंगे अब कैसे हम क्या करा कि जो पूरे क्रिस्टल देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो क्रिस्टल है। अब इसको कैसे करा कि संरचना में वह छोटी छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में घुमाने पर समान रूप से बार बार दोहराने पर पूर्ण क्रिस्टल संरचना में होता है। देखिए जैसे ये हमारी संरचना है, तो यहाँ से आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से। तो इसको अगर चारों तरफ से देखते हैं तो ये क्रिस्टल संरचना बनती चली जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई सेल या परिभाषा कहते हैं। इसमें एक ही आपकी छोटी से छोटी संरचना मिलेगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने आपको बताया सरल घन इकाई कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर अवयवी कण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों को कोई दो उदाहरण दीजिए। जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हैं उसके कोई दो उदाहरण आपको देना है। जैसे बर्फ हो गया, ठीक है, तो बर्फ में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। NH3 अमोनिया में होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं कि हाइड्रोजन आबंधित होते हैं, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने मकान की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दुधिया हो जाते हैं क्यों। जो पुराने मकान है आप देखे होंगे उसमें जो शीशे लगे होते हैं, शीशे जो लगे होते हैं उसमें आप देखते होंगे तो नीचे से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और दुधिया हो जाते हैं। क्यों, पुराने मकानों में लगी खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे तथा दुधिया हो जाते हैं क्योंकि कांच एक छद्म ठोस है, जो छद्म ठोस है
तथा गुरुत्व के प्रभाव में, किसके गुरुत्व के प्रभाव में मंद गति से नीचे की ओर बहने लगता है। क्या है, इसमें बहने का गुण भी पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। तो ये नीचे की ओर बहने लगता है, इसीलिए नीचे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए तथा इसके दो उदाहरण दीजिए। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई एक निश्चित नियमित व्यवस्था नहीं होती, इसमें आप नियमित व्यवस्था नहीं देखेंगे, आप दबा देंगे दब जाएगा, छोड़ देंगे तो फूल जाएगा, तो इसमें आप जो चाहे जो आकार दे सकते हैं। तो वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित एक नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,